We now move on to our next speaker, Amit Dubey. Amit is a renowned national security expert and a prime investigator on cyber forensics and ethical hacking to various Indian investigation agencies and police departments. He's also invited by various arms of Indian government, including its defense forces, to train their cyber professionals. He is a chief mentor of Route 64 InfoSec Foundation, which is involved in various awareness and training work. As part of awareness, Amit also runs a radio show, Red FM Hidden Files, and has also authored 2 books on the subject. Welcome, Amit. Amit sir, please welcome to the session. Thank you, Ila. Jai Hind, everyone. Namaskar. And after listening from so many great speakers, experts, मैं यहाँ पर अपने thoughts रखूंगा. And I deliberately wants to speak in Hindi now onwards because request आ रही थी chat पे कि सर कुछ हिंदी में भी बताइए. तो मेरी जो session है start होगा कुछ interesting चीजों से. I'm just sharing my screen. और आपको दिखाई दे तो कृपया बताइए. Yeah, we can see the screen now. मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ छोटा सा जो तो हम क्यों ना मार्क जुकरबर्ग से ही सुने कि मेटावर्स है क्या और थोड़े से फीचर्स देखेंगे और फिर मैं उस पर डिस्कस करूंगा उस एंगल से जो हम चाहते हैं यहाँ पर. The audio, it's not audible much. मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं अपने लैपटॉप पे चला रहा हूँ. Sure. तो आप देख रहे हो कि मार्क जुकरबर्ग जहाँ खड़ा हुआ एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, उसने अपना एक अवतार क्रिएट किया और एक मीटिंग में एंटर कर रहा है जहाँ उसके दोस्त, उन दोस्तों के अवतार हैं, वो ताश खेल रहे हैं और मार्क उनसे इंटरेक्ट करना शुरू करता है. दे कैन फ्लाई, दे कैन फन, दे कैन सी ईच अदर्स फेसेस, एक्सप्रेशंस. आप देख रहे हो उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी दिख रहा है. As a great time. So body movements, facial expression जैसे आप चाह रहे हो. फिर इसने एक वीडियो कॉल लगाया एक दोस्त को इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से जो कि रियल वर्ल्ड में है. ये जो दोस्त है रियल वर्ल्ड में है, ये मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए, ये एक वीडियो कॉल व्हाट्सएप का कॉल हुआ है और ये बताते हैं कि अभी कोई 3D स्ट्रीट आर्ट कोई बनी है, रोड पर लगी है. उस 3D स्ट्रीट आर्ट को इन्होंने वर्चुअल वर्ल्ड में खींच लिया और ये वर्चुअल वर्ल्ड में उस 3D स्ट्रीट आर्ट को एंजॉय कर रहे हैं. नाउ दे कैन फील इट फ्रॉम 3D एंगल. और ये वीडियो कॉल भी चल रहा है पीछे उस लेडी के संग. अब आप अपना एक घर बना सकते हैं. तो ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आप अपना मीटिंग रूम, अपना घर या अपना ट्रैवल करने के लिए किसी पहाड़ पे जा रहे हैं सारे दोस्त, इसको हम होराइजन वर्ल्ड बोलेंगे और होराइजन होम बोलेंगे, जो वर्ड्स उन्होंने रखे हैं. उस होराइजन वर्ल्ड में आप किसी को भी इनवाइट करके एक पर्सनलाइज मीटिंग भी कर सकते हो. फिर एक वर्क एनवायरनमेंट का वीडियो है ये व्यक्ति घर से काम कर रहा है. अब यहाँ चेयर पर बैठेगा, ही कैन स्विच टू द मेटावर्स जहां पर जिसका ऑफिस है, एंड देन ही कैन एक्चुअली सेंस दैट एनवायरनमेंट एट हिज होम. He has virtual screens in front of him. इसमें से कोई फिजिकल स्क्रीन नहीं है, ये सारी वर्चुअल है. जिस वर्चुअल स्क्रीन पे वो काम कर रहा है, और this all he can do by wearing a glass, and he can start working around those things. अब आप ये देख रहे हैं Unity 3D के द्वारा एक बनाया गया कि आपके एक्सप्रेशन की कैसे कैप्चर करता होता है. तो आप जो रियल वर्ल्ड में एक्सप्रेशन दे रहोगे एग्जैक्टली वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे. आपकी बॉडी का शेप, लुक, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज कैप्चर की जा रही है. एंड दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज सो मच डेटा विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी, एंड ये आपके मतलब यू विल हैव दैट फ्रीडम टू कीप इट एज क्लोज एज टू योर रियल लुक. यहां पर मैं एक सेकंड के लिए रुकूंगा. यहां पर एक लेवल आगे जा रहे हैं जहां पर आपका वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड मिक्स कर जाएगा. वी कॉल इट मिक्स रियलिटी. तो आप वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ कर रहे हो, उसको रियल वर्ल्ड में खींच लाओगे और रियल से वर्ल्ड. देखना जरा इस लास्ट के 2 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग है.
यहां पर आपके जो हाथ दिख रहे हैं ये रियल वर्ल्ड में है और जो स्क्रीन दिख रही है वर्चुअल वर्ल्ड में है। तो आपने वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ नोटिस किया और उसको रियल वर्ल्ड में लिख रहे हो आप स्टैंड से। So at the same time you are able to see the real world and the virtual world both. यहां पर एक इंस्ट्रक्टर है सामने जो आपको सिखा रहा है फिजिकल एक्सरसाइज। आप जब खुद को देख रहे हो तो आप रियल हो, जब इंस्ट्रक्टर को देख रहे हो तो वर्चुअल है। ये देखिए आपकी खुद की बॉडी ये रियल है जब आप वो मूव कर रहे हो, लेकिन जो सामने दिख रहा है वर्चुअल है। सो इट्स अ मिक्स रियलिटी। ये देखिए अब ये मिक्स रियलिटी है जिसमें रियल वर्ल्ड के अंदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए। आपने एक गेम अपने किचन टेबल पर रखा, दोस्त को बुलाया और वहां खेलना शुरू हो गए। सो इट्स अ रियल space, but then with virtual avatars and virtual objects you can play in that environment. So it is one level ahead than the pure metaverse. तो ये 5 मिलीमीटर तक पहुंचेंगे। जो भी आप गॉगल्स देखते हैं ये बहुत बड़े गॉगल हैं, बल्कि गॉगल है और देख के काफी ऐसा लगता है कौन इनको घंटों पहन सकता है। बट दे आर डेवलपिंग, अभी इसमें एक रिसर्च चल रही है जो एक ग्लास बिल्कुल 5 मिलीमीटर थिन ग्लास बनाकर सेम चीज अचीव कर ली जाएगी। और हो सकता है इवेंचुअली, जैसा कि बाकी स्पीकर्स ने कहा, कि हम ये ग्लास रिमूव ही करते हैं। एंड इसका नाम रखा है नजरें। तो बड़ा हिंदी। अच्छा, मेटा का जो मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, परे। जो रियल यूनिवर्स के परे है वो मेटावर्स। आई विल शो यू फ्यू मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, जस्ट अ सेकेंड। और उसके बाद मैं कुछ पहले फैक्ट्स बताता हूं आपको कि अभी जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं इसको बनाने में, उसमें जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो ये हैं। इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी सवाल आ रहे थे कि सर यदि कोई नोडल ऑफिसर चाहिए होगा तो किसको कांटेक्ट करें। तो ये अभी मेजर 10 कंपनीज हैं, एनवीडिया, एपिक गेम्स, माइक्रोसॉफ्ट। सो इनके कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर। यदि कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है तो दे विल पॉइंट द रियल सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एप्पल है, डिसेंट्रलैंड है, रोब्लॉक्स है, यूनिटी सॉफ्टवेयर है, स्नैपचैट है, अमेजॉन। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि एक मेटावर्स नहीं है, कई सारी कंपनीज हैं जो अपने अपने मेटावर्स बना रही हैं। और ये जो बात हुई थी अभी, आलोक जी ने भी कही, पवन साहब भी बोल रहे थे कि रियल एस्टेट हम खरीद सकते हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि रियल एस्टेट वर्चुअल वर्ल्ड में लिमिटेड तो होता नहीं है, कितना भी बनाया जा सकता है, तो फिर इसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है? भाई हमारा फिजिकल वर्ल्ड में तो रियल एस्टेट लिमिटेड है, इसलिए हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल के दिन वो लिमिटनेस की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ेगी। पर वर्चुअल वर्ल्ड में तो आप कितना भी स्पेस बना सकते हो एंड इट इज अनलिमिटेड, तो उसकी वैल्यू बढ़ क्यों रही है? और कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं, फिर आपको कारण बताऊंगा क्यों बढ़ रही है। पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि एक व्यक्ति ने 4,500 का यहाँ पर स्नूप डॉग ने जो खरीदा है सैंडबॉक्स। तो यहाँ पर 3-4 मेटावर्स हैं जो की मेटावर्स हैं। एक सैंडबॉक्स है, एक डिसेंट्रलैंड है, एक मेटा है, एक लुनेसिया है। सो देयर आर मल्टीपल यूनिवर्स, दोस आर गेटिंग क्रिएटेड एंड दोस आर ऑलरेडी देयर। उनके बीटा वर्जन्स वगैरह अवेलेबल हैं और एक्टिविटीज चल रही हैं, उसमें शोज हो रहे हैं। तो वो डेटा मैं आपको देता हूं। पर पहले स्नूप डॉग ने एक जमीन खरीदी वहां पर, और उसके बाद दूसरे ने $2.43 मिलियन पर खरीदी। 400% से 500% पिछले 6 महीने में रेट बढ़ गया है। इन्वेस्टर्स आर पेइंग हैवी मनी टू बाय दैट लैंड। क्यों? एक और एग्जांपल, ये स्नूप डॉग है कौन? ये एक सिंगर है, एक रैपर है जो गाना गाता है और यूएस का। इसमें मेंशन बना रहा है सैंडबॉक्स मेटावर्स के अंदर। तो जब उसने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरा घर होगा और ये मेरा मेंशन है, तो उसके आसपास जितनी लैंड थी उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो गई। तो someone paid $450K to be Snoop Dogg's metaverse neighbor। उसका पड़ोसी बनने के लिए उसने इतना पे किया, जो अभी शायद आलोक सर और बाकी लोग भी यही बोल रहे थे कि व्हाइट हाउस के बगल में घर लेंगे तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है, ये कारण है कि क्यों वर्चुअल वर्ल्ड में किसी भी रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि वैल्यू स्पेस की नहीं है, वैल्यू वहां हो क्या रहा है उसकी है। यदि कनॉट प्लेस में आपको दिखाता हूं तो कनॉट प्लेस में लोग ऐसे आएंगे जो प्रीमियम लोग हैं, शॉपिंग करने आ रहे हैं, तो आप उनको टारगेट करना चाहते हो, इसलिए उसकी वैल्यू है। पर कनॉट प्लेस जैसे स्टेट कहीं भी बना सकते हो आप। द प्रॉब्लम इज कि ये जो अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, ये जो बना रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज को लाकर या कोई स्पेशल क्रिएटिव वर्ल्ड बनाकर, वो जो अट्रैक्शन पॉइंट है, उस वजह से उसकी वैल्यू।
और उसके बाद वो वैल्यू बढ़ेगी क्यों? एक और एग्जांपल देता हूं कि मेटावर्स में लोग कमा कैसे रहे, अर्निंग कहां है। तो एक गेम है एक्सी इन्फिनिटी करके, एक गेम है जिसको अभी 3.5 लाख के करीब लोग खेलते हैं मेटावर्स में, 3,60,000 के लोग। और इस गेम के अंदर जब आप गेम खेलते हो तो आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो एसएलपी में मिलता है। एसएलपी स्मूथ लव पोशन। और इस एसएलपी को आप कन्वर्ट कर सकते हो डॉलर्स में। अब एक आपको इकोनॉमी इक्वेशन दे रहा हूं। घाना जो कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, इसमें जो मिनिमम वेज है किसी व्यक्ति का वो $2 के करीब है पर डे। और मंथली उसको सस्टेन करने के लिए, उसको जिंदगी चलाने के लिए महीने में कम से कम $100 चाहिए, $110 के करीब खर्चा होता है उसका। और इस गेम से लोग एवरेज घाना के अंदर $150 से $450 कमा रहे हैं पर मंथ। तो ये एक डायरेक्ट इकोनॉमिक डिफरेंस दिख रहा है कि मेटावर्स से कमा रहे हैं, रियल वर्ल्ड में कंज्यूम कर रहे हैं और एक गेम के थ्रू कमा रहे हैं। सो गेमिंग इंडस्ट्री जो रिवोल्यूशनरी देखेंगे हम, गेमिंग इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन मेटावर्स में, वो तो देखेंगे ही और उससे लोग कमाएंगे भी, इनकम भी बढ़ेगी। सो पहली चीज, मल्टीपल मेटावर्स हैं, डिसेंट्रलैंड है जिसके अच्छा उन्होंने अपने प्लॉट भी लिमिटेड रखे हुए हैं। जैसे कि बिटकॉइन की एक लिमिट है कि 21 मिलियन बिटकॉइन से ज्यादा नहीं हो सकते, इस वजह से बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती है। हर क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड नहीं है। पर यहां पर उन्होंने एक चालाकी भी की है कि सैंडबॉक्स के अंदर 166,000 प्लॉट्स ही हैं, इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो अपना पूरा वर्ल्ड उसी में बनाएंगे। फिर जो डिसेंट्रलैंड है वो 90,600 प्लॉट्स हैं उसके। मेटा का भी नंबर्स क्लियर नहीं है, पर जो मेटा वर्ल्ड बन रहा है, मेटावर्स, वो एक अलग है। ल्यूनेसिया एक मेटावर्स अलग बन रहा है। अभी डिसेंट्रलैंड के अंदर एक 4 दिन का फेस्टिवल मनाया गया जिसमें 80 आर्टिस्ट को बुलाया गया, 50,000 की गैदरिंग हुई उसके अंदर। ये सब मेटावर्स में हो रहा था, वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा था। अब जहां वो स्टेज पर उन्होंने उस सिंगर को बुलाया, जो आपका यंग सिंगर है, कौन है, उसको बुला के जब वो हुआ तो उस जगह की वैल्यू बढ़ गई। उस जगह के अंदर जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट दैट यू शुड नो बिफोर आई टेक यू टू द मोर कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि लाइफ जो है वो रिकॉर्ड होगी। आपकी जो भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, समवन कैन रिकॉर्ड इट एंड देन कैन रीलिव दैट। जबकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। कई बार हमें लगता है यार वो टाइम बिताया था तो उस दोस्त के संग, क्या हम दोबारा जाके वो फन देख सकते हैं? तो हम वीडियो तो देखते हैं, यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। यू कैन अगेन रीलिव दैट लाइफ, बिकॉज बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस दे सकते हैं आप। जो की कंपोनेंट्स है इसके अंदर जो मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं, बाकी लोगों ने बताया, मैं कुछ ऐड कर रहा हूं उसमें। वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस हैं ऑफ कोर्स, जो कि थिन होते जाएंगे इवेंचुअली। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है कि आपके रियल वर्ल्ड में वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखने लगे आप, जैसे पोकेमॉन गो था, ये एक एआर गेम है। उस तरह की चीजें जब रियल और वर्ल्ड में, वर्चुअल में आप डिफरेंस ना कर सके तो उसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। मिक्स रियलिटी इज ए लेवल ऑफ अहेड देन मिक्स जो ऑगमेंटेड रियलिटी का है कि आप रियल वर्ल्ड से चीजें वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर कर सकते हो और वर्चुअल से रियल वर्ल्ड में, योर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस। इसमें यूनिटी 3D जो एक इंजन है, ग्राफिक्स इंजन, वो तो बहुत यूज होता है। 3D ग्राफिक्स इज अ की, इसीलिए एनवीडिया उसमें फास्टेस्ट चिपसेट बना रहा है। एनवीडिया सेमीकंडक्टर कंपनी है, वो चिप बनाता है जिस पर ये ग्राफिक्स इंजन रन करते हैं। होलोग्राम्स, एक प्रेडिक्शन है कि अगले 5-6 साल में हो सकता है टेलीविजन खत्म हो जाए और आपके सामने एक बहुत सस्ता सा $5 का, $10 का होलोग्राम होगा और यू कैन सी एवरीथिंग इन 3D। तो वो जो होलोग्राम है, जो अभी आपने लिमिटेड उसका यूज देखा है, वो मेटावर्स के बाद बहुत बढ़ जाए, बिकॉज देन यू कैन गेट द व्यूज इन रियल वर्ल्ड ऑफ दोज वर्चुअल पीपल और वर्चुअल जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप रियल वर्ल्ड में भी ला सकते हो थ्रू होलोग्राम। 5G, क्योंकि आपको हाई बैंडविड्थ चाहिए, फास्ट डेटा ट्रांसफर, तो 5G की डिपेंडेंसी है। जब 5G डिप्लॉय हो जाएगा तब मेटावर्स ज्यादा रंग में आ पाएगा। हैप्टिक सेंसर्स, आप जो ग्लव्स पहनते हो या बॉडी सूट पहनते हो या जिसके थ्रू आपको वो वाइब्रेशन या प्रेशर या कोई थप्पड़ मारेगा तो आपको फील हो जाए, वैसे सेंसर्स भी होंगे जो हैप्टिक सेंसर्स इन्वॉल्व होंगे इस पूरे वर्ल्ड का रियल एक्सपीरियंस देने में। या स्मेल क्रिएट कर सकते हैं, वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में आप देख रहे हो कि फ्लावर है, वो रियल वर्ल्ड में आपको स्मेल भी जनरेट करके दे सकते हैं थ्रू केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड ऑल। NFT तो कोर है, क्योंकि यदि वर्चुअल वर्ल्ड में आप कोई भी खरीदारी कर रहे हो तो आपको ये तय करना है कि ये चीज अब आपकी है, आगे हमेशा आपकी रहेगी, आपने पैसा दे दिया है, तो इसका
एश्योरेंस एनएफटी के थ्रू होता है। ये नॉन फंजिबल टोकन्स कहलाते हैं, जो एक ब्लॉकचेन बेस्ड एग्रीमेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, लेजर बनाते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने ये चीज खरीद ली, अब ये ब्लॉकचेन में है, जिसको ना एडिट किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना चेंज किया जा सकता है। तो उससे क्या होता है, वो इंटैक्ट रहता है। जब तक ये ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, वो ओनरशिप कोई भी चेक कर सकता है। पब्लिक लेजर होता है, और एनएफटी इज द टेक्नोलॉजी जो यूज होती है उस चीज का एश्योरेंस देने के लिए। इसलिए वर्चुअल वर्ल्ड में एनएफटी तो चलेगी चले, एंड क्रिप्टो करेंसीज एज वेल, एंड एआई एंड ब्लॉकचेन जो बाकी लोगों ने बताया है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आगे बताना चाह रहा हूं। सॉरी। लैंड हमने देखा, लैंड इसलिए लैंड की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि जिस तरीके से वो लैंड को प्रमोट कर रहे हैं, अब ये स्क्वायर, पार्लियामेंट स्क्वायर है और इस पर इस तरह के इवेंट किए जाएंगे और उस इवेंट से पैसा कमाएंगे लोग। उसके आसपास जो बिलबोर्ड्स होंगे उसकी भी कीमत बढ़ेगी, एंड पीपल विल विजिट इट मोर फ्रीक्वेंटली। इधर उधर जाने की बजाय उस जगह पर जाना चाहेंगे कि वहां मिलते हैं, कल 4 दोस्त आपस में बात करेंगे, कल ड्रीम वर्ल्ड में वहां मिलेंगे, मेटा वर्ल्ड में वहां मिलेंगे, फलाने जो दुनिया भर के मेटावर्स बन रहे हैं वहां मिलेंगे। तो चूंकि लोग वहां जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, जैसे अभी मॉल में जाते हैं तो मॉल के अंदर शॉप की वैल्यू बढ़ती है, तो इस वजह से यहां पर भी वैल्यू बढ़ेगी, और जितना ज्यादा एंगेजमेंट इंटरेस्टिंग होगा उतना ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। अच्छा, एक चीज है कि जब वर्चुअल अवतार से आप बात करेंगे तो मैं कुछ यूनिक पॉइंट्स निकाले मैंने ऐसे कि क्या क्या चीजें हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो सकती हैं। एक तो निगोशिएशन जब आप किसी से करते हो और आप उसके अवतार के संग करोगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा उतना रियलिस्टिक वो नहीं दिखता है, और अभी सिर्फ हम अवतार से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आगे जाके ऐसा हो कि आप एज इट इज वहां मूव कर जाओ और आपका बिल्कुल रियल पर्सोना वी कैन सी एंड ईच एंड एवरी प्रोसेस। बट वर्चुअल वर्ल्ड में कोई चीज खरीदेंगे हम तो वर्चुअल लोगों से ही निगोशिएट करेंगे, सो द नेगोशिएशन विल बी इंटरेस्टिंग। इंटरोगेशन, जब हम उन लोगों से इंटरोगेट करेंगे तो इन वर्चुअल वर्ल्ड करेंगे, और उनसे इंटरोगेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ आर दे गोइंग टू, बिकॉज दे नो कि अब हमसे तो दूर है, पुलिस किसी को इंटरोगेट कर रही है वर्चुअल वर्ल्ड में। एक और सजेशन ये था कि क्या हम पुलिस स्टेशन यदि मेटा वर्ल्ड में बना दें, मेटावर्स में, तो लोग ज्यादा कंफर्टेबल होंगे कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि अभी उनको एक छोटा सा हिच होता है, लोगों का शायद इतना सॉफ्ट बिहेवियर नहीं है पुलिस का। तो यदि वो मेटा वर्ल्ड में जाएंगे और इंटरेक्ट करेंगे तो पुलिस कम से कम वो वाला जो उनका डर है वो खत्म हो जाएगा। एआई इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि डेटा बहुत बढ़ जाएगा, और डेटा इतना बढ़ जाएगा कि आप मैनुअल इन्वेस्टिगेशन तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आपके ऐसे टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी स्टार्टअप्स ऐसी हैं जो एआई इन्वेस्टिगेशन पर चल रही हैं, दे विल हैव ग्रेट फ्यूचर। फेक अवतार भी बनेंगे और फेक लोग भी होंगे। आज की डेट में हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर फेसबुक पर करीब 30% फेक प्रोफाइल हैं। तो जब फेसबुक नहीं रिमूव कर पा रहा है 30% फेक प्रोफाइल, तो मेटावर्स में तो और भी चैलेंजिंग हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, और वो होगा, वो रोक नहीं सकते। तो वो चीजें कैसे आइडेंटिफाई करें, रिमूव करें, उसका एक एल्गोरिथम कैसे बनाया जाएगा, दैट विल बी ऑफ रियली इंटरेस्ट। ब्लैक होल, कि आपको मैं लेके जाऊं मेटावर्स में और एक जगह जाके ऐसा ब्लॉक कर दूं कि आप निकल ही ना पाओ, एंड इट्स नॉट बिकॉज यू कांट कम आउट। एक मैं कल एक स्टोरी सुन रहा था और ओशो ने सुनाई, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग इन द सेंस, उन्होंने कहा कि हम हमेशा सोचते हैं कि दुनिया ने हमें पकड़ रखा है। दुनिया ने हमें नहीं पकड़ रखा, हमने दुनिया को पकड़ रखा है। हम जिस दिन चाहे दुनिया को छोड़ के बाहर आ सकते हैं, पर हमें लगता है कि लोग हम पे डिपेंडेंट हैं और इसलिए हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो एक एग्जाम्पल दिया ओशो ने कि जब तोते पकड़े जाते हैं तो एक रस्सी बांध देते हैं और उस पर तोते को बिठाते हैं, तोता अपने वजन के कारण उल्टा हो जाता है, और जैसे ही वो उल्टा हो जाता है वो रस्सी को और कस के पकड़ लेता है। उसको लगता है कि अब मैं पकड़ गया, अब मैं फंस गया। वो चाहे तो रस्सी छोड़ दे और उड़ जाए, पर उड़ नहीं पाता, क्योंकि वो उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं पकड़ गया हूं, अब मैं इसमें से निकल ही नहीं सकता। और उसके बाद जब वो बहेली आता है वो उस तोते को पकड़ लेता है। सो एक रस्सी बांध के, सिर्फ पतली सी डोर बांध के वो पकड़ लेता है। यही चीज वर्चुअल वर्ल्ड में हो सकती है कि हम एक बार यदि हमारे दिमाग में बढ़ गया कि मैं निकल ही नहीं पा रहा हूं, तो शायद हम अनकॉन्शियसली निकल ही ना पाए। तो दिस इज अ थ्रेट विच हैज बीन प्रपोज्ड बाय फ्यू साइंटिस्ट कि इस तरह की सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती है। एक्सट्रीम इमोशंस वर्चुअल वर्ल्ड में हमें बड़ा, जो रियल वर्ल्ड में कई बार हम झिझकते हैं या इतने इमोशन नहीं दिखाते, वो वहां पर होंगे, एंड यू विल सी दैट द पीपल विल बी मोर एक्सप्रेसिव, मोर लाउड। एक्सट्रीम क्रिएटिविटी, ऐसी चीजें जो शायद हमने आज तक देखी नहीं या पिक्चरों तक ही देखी हैं,
उसके बियॉन्ड जाएंगे। तो जितने क्रिएटिव लोग हैं, जो जिनकी इमेजिनेशन पावर असीमित है, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। सो दे कैन अर्न हेल ऑफ मनी, क्योंकि जितना आप क्रिएटिव वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो, द प्राइस ऑफ दैट वर्चुअल लैंड विल ग्रो अकॉर्डिंगली। टाइम लॉस, वर्चुअल वर्ल्ड में जब हम मूव करते हैं तो बड़े फास्ट मूव करते हैं, और रियल वर्ल्ड में मूव करते हैं तो स्लो करते हैं। तो हमारे दिमाग में जब हम रियल वर्ल्ड में वापस आएंगे तो लाइफ बड़ी स्लो लगेगी और वर्चुअल वर्ल्ड में फास्ट लगेगी, क्योंकि हम मॉल इधर से उधर ये वो तेजी से भाग रहे हैं, एंड वी कैन मूव फास्ट। तो जो एक डिफरेंस है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कई बार, इफ वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन वर्चुअल वर्ल्ड। लाइफ विल बी रिकॉर्डेड। जब हम कहते थे कि भाई हर पल को जी लो क्योंकि दोबारा नहीं जी सकते, हो सकता है कि हम दोबारा जी पाए तो वर्चुअल वर्ल्ड में रीलिव ओल्ड एक्सपीरियंसेस, रिपीट एक्सपीरियंसेस। जो चैलेंजेस मैं देख रहा हूं, जो सबने बताए भी हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज, कि हम कैसे किसी को इंश्योर करें कि ये व्यक्ति वही है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट तो क्लोन किए जा सकते हैं। तो एक रिसर्च कर रहा हूं मैं अभी, आई एम वर्किंग पर्सनली ऑन दैट फ्रंट, कि मैं कैसे बिहेवियरल एस्पेक्ट के थ्रू किसी को पहचान लूं इन वर्चुअल वर्ल्ड। सो थ्रू योर आई मूवमेंट, थ्रू योर बॉडी मूवमेंट, थ्रू योर द वे यू इंटरैक्ट एंड द वे यू, यदि मैं आपकी 10 मिनट 20 मिनट से इंटरेक्ट करूं तो आपके बहुत सारे बॉडी पोस्चर्स मुझे मिल जाएंगे। सो टेकिंग दैट एज एन इनपुट इन एन एआई, कैन आई आइडेंटिफाई यू इन फ्यूचर इफ समबडी एल्स विल क्लोन यू। कोई आपको क्लोन करके आ जाए तो आपका बिहेवियर क्लोन नहीं कर पाएगा शायद, और मैं आपको उसको पकड़ सकता हूँ। एनएफटी रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे हैं, अभी आप गूगल करोगे वो बहुत बढ़ेंगे, जो मेरे ख्याल से डॉक्टर पवन ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। न्यू एज क्राइम्स जो हम देखने वाले हैं, जिक्र दे दूंगा। एक तो टीवी विल बी रिप्लेस बाय होलोग्राम्स। मेटावर्स फेसबुक लेके आने वाला है, वो होराइजन होम है, होराइजन वर्ल्ड है। होराइजन होम आपको एक पावर दी जाएगी कि आप अपना घर बना लें और किसी को वहां इनवाइट करें। जैसे फेसबुक पे आपका एक प्रोफाइल होता है, वैसा आपका एक वर्चुअल घर बन जाएगा, हर एक व्यक्ति का अपना अपना। एंड दे विल हैव कंपोनेंट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, जैसा डिजाइन करना है कर डालो, एंड यू कैन हैव फन इन दैट। होराइजन वर्ल्ड जो वो बना के देंगे जहां मूव करोगे एंड यू कैन इंटरेक्ट विद अदर पीपल, वहां अननोन लोग भी होंगे, भीड़ भी होगी, शॉप्स होंगी, सब कुछ होगा जो बाकी लोगों ने बताया। तो बाकी जहां लोग जाते हैं बिजनेस वहीं जाते हैं। जब दुकानें, रिटेल शॉप चलना बंद हो गई और मॉल पर शिफ्ट हो गए बिजनेस, तो लोग मॉल में जाना, चूंकि लोग मॉल में जा रहे थे तो बिजनेस मॉल में जाना शुरू हो गए। तो इसी वजह से मेटावर्स में लोग जाना पड़ेगा लोग, क्योंकि यदि लोग ज्यादा समय वहां व्यतीत करने लगे तो बिजनेसेस के पास ऑप्शन नहीं है, दे विल हैव टू गो देयर, दे विल हैव टू ओपन देयर शॉप्स देयर, उस एक्सपीरियंसेस वहां उनको देने पड़ेंगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इवेंट्स होंगे, शोज होंगे, सोशल गैदरिंग्स होंगी, पार्टीज होंगी, और एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी जिसका रेगुलेशन बहुत मुश्किल होगा, जो पवन सर ने भी जिसका जिक्र किया और बाकी आलोक सर और संजय सर ने भी किया। क्योंकि रेगुलेशन पैरेलल इकोनॉमी का तब जब मल्टीपल यूनिवर्स है और ज्यूरिडिक्शन तो है नहीं, और मल्टीपल करेंसीज हैं और उनके इंटर जो ट्रांजेक्शंस हैं वो भी बहुत फ्रीक्वेंट है। एक जो आलोक सर ने जिक्र किया था कि हम कपड़े, जो रियल कपड़े और रियल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, शायद वो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, और जो वर्चुअल कपड़े उनकी डिमांड बढ़ जाए। यदि हम वहां इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, तो वहां तो हो सकता है हमारे पानी का कंजम्पशन भी कम हो जाए, हम हर दिन न नहाए, क्योंकि यदि हम वहां जा रहे हैं तो कोई भी कपड़ा स्मार्ट पहन के जा सकते हैं, बॉडी सूट पहन के, और शूज हैं या हमारी जैकेट्स हैं, जो आपने भी देखा कि मार्क जुकरबर्ग ने अपना सूट डिसाइड किया, एंटर किया, और वहां पे कोई बंदा रोबोट बन के बैठा हुआ है तो बैठा हुआ। सो ऑल दिस विल बी रियली इंटरेस्टिंग इन फ्यूचर एंड वील सी। समय कम है, मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल ले लेंगे, काफी सारे सवाल मैं देख रहा था उसमें चैट बॉक्स में, और लोग थ्रिल्ड हैं, क्योंकि जितना हम लोग हैं उतना बाकी सब भी थ्रिल्ड हैं। तो कुछ सवाल पिक कर लेते हैं और उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं ले लेता हूं, कुछ मेरे ख्याल से अभी भी हमारे साथ सारे स्पीकर्स हैं। तो शशांक जी, ओवर टू यू, वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, इनिशिएशन बहुत अच्छा है, और आगे मेरे ख्याल से वी शुड हैव मल्टीपल सच सेशन ऑन मेटावर्स टू हैव मोर सच ब्रेनस्टॉर्मिंग। थैंक यू। थैंक यू अमित जी। आई गेस जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, इट इज अबाउट if you profile an anonymous avatar, it could be an offense under the data protection law. So Navi sir ने ये शायद उन्होंने reply किया किसी को. We'll take some quick questions from here. So somebody was asking, it is obviously this is just the beginning before we realize the full implication of the technology of metaverse. It will obviously take 10-15 years from now. How can lawmakers
moving forward, ensure that the technology of metaverse is in sync with the norms of data protection? Pawan sir, Alok sir, Amit sir, Sanjay sir, who would like to answer this? I think Pawan sir, if he is available, he's the best quote. Or Alok okay. sir can add. Yeah, Alok ji, please go ahead. Yes. So the question of this data protection and protection from the law enforcement agency, as Pawan Duggal ji had spoken about, the first issue was the legality issue, whether it is legal or illegal. That's number one. Dependence on the police as of now, with the current state of technology which is available to actually look at the forensics of metaverse and all, we are right now actually moving towards something which is unknown. We do not have forensic equipments which can actually do a forensic analysis of such kind of decentralized non-fungible tokens as well as the blockchain. So it's only, I mean, we will have to work on some kind of legislative framework before we go in for data protection, because data protection in this virtual universe, the rules which are applicable today, it is basically applicable for this universe. It is not applicable for the virtual universe, which we do not even know in what form and in what context it will exist. Second thing is, even if a crime is committed on avatar, first of all, the issue of the linking of the avatar, the legitimate linking of this that avatar with that individual will be a point in question. That how do you actually legitimize the linking of the avatar with actual entity in the world? Because in this case, you can also have multiple avatars for the same individuals. In that case, you do not have a uniqueness when it comes to identifying an entity. So the data protection laws and all, it's a little far off kind of a question today, because you will basically, when Facebook or others, they come up with this entering into the metaverse, they will definitely make you sign that you are willing to give out all the data to them. And as Sanjay sir had said, that the history of data actually speaks that the data belongs to the people who are data powerful. So the people who are collecting the data, they are not going to do it free of cost. This idea is not generated out of nowhere. It has not developed out of a void. It has developed with a quest for intelligence. It has developed for a quest for information. It has developed as a part of the quest for controlling the global data. And as somebody had said earlier, that it's all about information today, and the data is going to be the prime mover for shift in the global order. So definitely data protection, it's in your hands, that how do you protect. If you depend on law enforcement agency and security agency that they are going to ensure that your data is protected, I think we are a little far off from that. Right. Thank you for this. Amitji, I guess you'll be able to answer a question by one of our participants. He's asking, how is metaverse forensics to be performed? What is the process for this? Can you please repeat? What is the metaverse forensics? How is metaverse forensics to be performed? What is the process for this? एक बड़ा अच्छा सवाल इसके ऊपर भी आया था, जो मैं किसी ने कहा था कि नोडल ऑफिसर कौन होगा, किससे डेटा मांगा जाएगा, which is really very interesting question. तो मेरे ख्याल से ये दोनों कनेक्टेड हैं. पहली चीज तो जितने ये मेटावर्स बन रहे हैं, ये कोई ना कोई एक एंटिटी है जो इसको क्रिएट कर रही है, जो डेवलपर कम्युनिटी है या ऑर्गेनाइजेशन, और उससे वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं. सो देयर विल बी people, those will be nodal officers, they'll be supporting it, those will be maintaining logs, those will be ensuring security, those will be updating it on a regular basis. So all these kind of layers will be added. जो पहले बताया गया कि metaverse multiple layers की बात है, तो सारे roles वहां हैं already. तो nodal officers भी होंगे, और यदि वो कहीं पर भी ये enter करते हैं वर्ल्ड में, तो they'll have to appoint, just like अगर जो हमारा law है अभी कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस यहाँ करता है तो एक नोडल ऑफिसर उसको रखना पड़ेगा, इफ दे आर बियॉन्ड आई थिंक 50 लाख यूजर्स या उससे ज्यादा हो, तो वो चीज इसमें भी होगी और उनका नोडल ऑफिसर तो होगा. चैलेंज ये है कि जितना आसान लॉग वहां से लेना होता है, यहाँ इसलिए नहीं होगा कि लॉग है ही बहुत ज्यादा, तो आपको थोड़ा सा और एडवांस होना पड़ेगा व्हेन यू आर आस्किंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, क्योंकि जितनी जनरिक अभी हम क्या मांगते हैं, बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, उससे हमारा काम चल जाता है. लेकिन अभी मूवमेंट इतना फास्ट है,
आपके भी हो सकता है कि आपके भी जो नोड स्विचेस होते हैं, मतलब आपके आईपीसी बदलते रहे व्हेन यू आर एक्चुअली मूविंग अराउंड द वर्चुअल वर्ल्ड, बिकॉज जो होस्टिंग होगी उन सारे इंजन्स की वो भी इस तरह से होगी कि व्हेन यू आर गोइंग देयर प्रॉब्ली आपका भी सोर्स पॉइंट चेंज हो जाए. सो वो जो टेक्निकल चैलेंजेस है वो हमें समझने होंगे कि हम जब मांगे इन्फॉर्मेशन तो क्या मांगे. इट विल नॉट बी एग्जैक्टली एज इट इज द वे वी इंटरेक्ट ऑन फेसबुक, क्योंकि फेसबुक में बड़ा सेशन मेंटेन होता है एंड जो लॉग्स हैं बड़े स्टैटिक हैं, या जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पता समझ में आ जाती है क्या क्या मिल सकती है. यहाँ पर वो भी डायनेमिक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो यदि हमें पता पड़ जाएगा तो जो क्या इन्फॉर्मेशन मांगनी है दैट विल हेल्प अस इन इन्वेस्टिगेशन. फिर कुछ एआई टूल जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, क्योंकि आपको वो तो चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि डेटा आप कितना भी मांगो वो उतना ज्यादा ही डेटा आएगा कि आपको मैनुअली उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल होगा. सो यू विल बिलीव, सो आपको कुछ एआई टूल चाहिए पड़ेंगे जो उसको फिल्टर आउट करके इंफॉर्मेशन निकाल सके उसमें से. So one last question, because we are running out of time. I would like to ask, metaverse is evolving very fast. Public and police both are, still coping up with this. So what should be the call of action? What government should do in terms of policy when it comes to metaverse and metaverse crime? मैं अपना एक छोटा सा एल करूंगा. आई थिंक एवरीबॉडी कैन स्पीक ऑन इट. पहली चीज तो टेक महिंद्रा ने अपना टेकमवर्स एक लॉन्च किया अभी कुछ हफ्ते पहले. तो एक वर्चुअल ऑफिस एनवायरनमेंट है एंड यू कैन हैव मीटिंग्स देयर, यू कैन इंटरेक्ट विद पीपल, जो हम लोग यूज करना शुरू कर दी. और वो उसका पर्पस एक और भी था, क्योंकि मैं उसको इन्वेस्टिगेटिव पर्पज से भी एक्सपीरियंस करना चाहता था कि क्या क्या डिजिटल फुटप्रिंट्स छूटते हैं दैट वी कैन यूज इन इन्वेस्टिगेशन. सो आई एम ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्राफ्टिंग नुएंसेस, दोस आर देयर ड्यू टू दैट इंटरेक्शन, और उसके बेस पे पॉलिसीज और गाइडलाइंस बनाई जाएंगी. जब एक छोटी कंपनी के अंदर इसकी जरूरत है कि जब मेटावर्स में कोई काम करे तो एक रेगुलेशंस गाइडलाइंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली नेशनल लेवल पे चाहिए पड़ेगी. और उसके लिए मेरे ख्याल से एक स्पेशल बॉडी बनानी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रोएक्टिवली टू डू रिसर्च अराउंड इट. एंड जितना हम प्रोएक्टिव रहेंगे उतना मेरे ख्याल से सरप्राइज कम होंगे, लोगों को रोक पाएंगे क्राइम करने से. जितना हम लेट में डिसीजन लेंगे हो सकता है हमारे हाथ से बॉल छूट जाए. आलोक जी. इनफैक्ट आई कंप्लीटली एग्री विद अमित जी. आप जो कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड, very different kind of an organization needs to be made. It should not be governed by the same old, bureaucracy. It should not be ruled by the same old police setup. It should not be, non-tech kind of a bureaucratic setup. I will never propose such kind of thing. Otherwise, it will be another 14th agency to come into the picture and, trying to understand something which they don't understand by, learning from Google. So we need some innovators. We need in that community who can dream. And Amit ji, you rightly said that only those people are going to survive who can see things beyond the dreams even. So those are the kinds of people who have to be collected together and start working on this metaverse stuff. Include all the kinds of developers who are developing things in this entire scenario. And maybe we also need to start working on the plotting of our own land. Why should we let somebody else, Sandbox or somebody else sell our piece of land here in India? So even if it is virtual, our Rashtrapati Bhavan is our Rashtrapati Bhavan, and so anything next to it should be sold by us. So those kind of controls we have to start building in right from now. So that, while the metaverse, because you can't tell Facebook tomorrow that, okay, when you have already mapped my entire country, and then after that, and they have already sold 20 pieces of land next to Parliament Street, and then we tell them that, no, sorry, remove your property from here because we don't want you here. So I think a very, very holistic approach to this entire metaverse, though I do not subscribe that metaverse is going to do much good to the society, except for commercial things where the cost of inventory will become reduced and the ease of business will actually which we'll witness. Apart from that, there are going to be a lot of negatives of this entire metaverse, and therefore I think if tomorrow we do not want to depend on external systems and beg for data from them, we need to start having the control right ahead. But again, the control should not at all be bureaucratic. It should be more of the people who understand the game, the people from the industry, the people who are dreamers,
they should form this committee rather than, the existing bureaucrats who have been working in different walks of life, and they have a very, very, those kind of vision. So they should not form part of it, because giving a suggestion from this kind of a forum, which is basically seen by so many people across the country as well as abroad, we should not recommend anything which can actually create a lot of problems for us only in future. So let us be very, very candid in our suggestion at this forum, that what should comprise the committee. The committee should comprise only of those people who understand this game, not otherwise. So there, even if required, that there could be a test, that who should be actually manning this kind of a committee. It should not become a traditional game that whenever you have a problem, you create another agency and start filling with the existing rot. So I mean, I would recommend creation of an agency like this, but then again, a very, very fresh look, very, very proactive and a futuristic vision has to be planned, and it should not be left to the existing foreign consultants to draft out our Indian policies. I think the policies have to be drafted by people who have stakes in this country, not people, not only the commercial stakes, but also the nationalistic stake. The people who have, they should man those kind of agencies and formulate their policies. That is what is my suggestion to the, if you make a recommendation, it should be like this. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you so much for all the speakers who have given such valuable insights on the subject. We would also like to thank SP Cybercrime Uttar Pradesh, Professor Triveni Singh, for conceptualizing a progressive workshop, on such a emerging topic. Everybody who was a part of the webinar today, the attendees, the panelists, the speakers, thank you so much for participating. It was really a wonderful session. I pass on to Shashank now for the closing remarks. I would again thank all the speakers for being here and throwing light on such an important topic. And to all the participants, I would like to request to stay tuned to our WhatsApp and email channel, because we will be conducting lots of webinar and workshop on technology crime, and we will be bringing best of experts. As you can see, the experts we have here. So thank you all, and just stay tuned and do send us feedback on what all topics you want in future, so that we can cover that. Thank you once again. Thank you all. Namaste.